इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व। मतलब कि राज्य का मतलब यहाँ देश से है, कंट्री। कंट्री के लिए कौन कौन से अनिवार्य एलिमेंट है? पहला है जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा संप्रभुता और चौथा भूभाग। तो किसी भी देश के लिए जो अनिवार्य तत्व होते हैं, जनसंख्या तो अनिवार्य है ही, सरकार भी अनिवार्य, संप्रभुता भी अनिवार्य, भूभाग भी अनिवार्य, यानी कि चारों सही है। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। 1947 के पहले हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, बाकी जनसंख्या, सरकार और भूभाग था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पीटी में पीसीएस में पूछा है प्री में। और इसमें इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं डाला हूँ लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईएएस या पीसीएस के, मतलब पीसीएस जैसे कि बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड या झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में कहीं ना कहीं पूछा ही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि जो चार्टर अधिनियम आया था 1813 वाला, उसमें से कौन कौन से विशेषताएं थी, उसका मतलब 3 दिया है नीचे, कौन सही है कौन गलत है ये देखना है। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। मतलब ये कह रहा है कि 1813 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, बशर्ते चाय के साथ व्यापार और चीन जो देश है इसमें, चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार बना था। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था 1813 के अधिनियम में। दूसरा विकल्प है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। दूसरा वाला सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी अधिनियम आए थे ना, वो कुछ ना कुछ हिसाब से ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को मजबूत ही किए थे। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से किस से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए इस अधिनियम में क्या हुआ था कि 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो 1813 का अधिनियम भी एक तरह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाला था। और दूसरा है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसके माध्यम से भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। तीसरा है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद, यहाँ विद नहीं विद है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद। प्राच्यविद का मतलब ऐसे लोग, ऐसे विचारक जो ये चाह रहे थे कि भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था हो, वो भारत में जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी वही हो। और आंग्लविद का मतलब ऐसे विचारक या ऐसे लोग जो ये सोचते थे कि अंग्रेजों की जो शिक्षा है, जो पश्चिम की जो शिक्षा है, वो भारत में लागू हो, भारत में वही शिक्षा व्यवस्था हो। तो इन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये विवाद भी एक तरह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव ही डाली, क्योंकि इसके बाद जो विवाद का जो निष्कर्ष निकला वो यही था कि भारत में आंग्लविद शिक्षा स्थापित हुई। तो इसका आंसर होगा तीनों, डी। पांचवा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो ऐसा हुआ था 1813 के अधिनियम ने। 1813 का अधिनियम। और छठा नंबर क्वेश्चन है, आ गया, हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम के माध्यम से ऐसा हुआ था? तो ये अधिनियम है मेरे ख्याल से क्या सही है, चार्टर एक्ट 1833, इसमें ही ऐसा प्रावधान था। ठीक है।
और 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसके माध्यम से उल्लिखित है। ये होगा 1909 तो होगा नहीं, ये तो कट गया। 1919 में भी ऐसा कुछ नहीं था, 1947 में भी ऐसा कुछ नहीं, 1935 में था, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया था। तो ऐसा। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता 1909 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, 1919 में भी नहीं, 1935 में ही होगा, क्योंकि 1947 में तो कुछ हुआ नहीं था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में कोई मतलब बनता नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदन विधायिका लाया। केंद्र में द्विसदन विधायिका कौन सा एक्ट लाया था। ये लाया था 1919 का अधिनियम, ठीक है, 1919। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ये हुई थी 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा है। यह है 1909, पहली बार 1909 को 1909 में जो अधिनियम आया था, मिंटो मार्ले सुधार, इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, और इसके माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था मुस्लिमों के लिए। तो इसका आंसर यही होगा बी। फिर 12 नंबर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये हुआ था संघीय न्यायालय, तो 1935 में हुआ था। तो 1935 है कि नहीं इसमें, 1861 होगा नहीं, 1909 होगा नहीं, 1919 होगा नहीं, 1935 इसमें है नहीं, तो इसका आंसर ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर 13 नंबर है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए 1935 का जो अधिनियम आया था ना, 1935 में आया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी एक तरह से, मतलब संघीय न्यायालय कह सकते हैं, उसकी स्थापना 2 वर्ष बाद हुई थी, 1937 में। तो इसका आंसर यही होगा 1937, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, देखिए 1909 तो किसी भी हिसाब से नहीं होगा, इसको तो काट ही दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, ना कि केंद्र में। तो 1935 में ही ऐसी व्यवस्था की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के माध्यम से ही हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। 14 नंबर वाले क्वेश्चन का ही एक दूसरे प्रकार से पूछा है, ये भी इसका आंसर यही होगा 1935 ए। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, ये हुआ था 1919 में, ठीक है। 17 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं। तीन ऑप्शन नीचे है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये तो बिल्कुल सही है। प्रांतों के जो विषय थे ना, मतलब पूरे विषय को 2 भागों में बांटा गया था, प्रांत और संघ, मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से जो करेगा। 2 विषयों को बांट दिया गया था, एक हस्तांतरण विषय और एक आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल को था अपनी कार्यकारिणी के सलाह पर, और जो हस्तांतरणीय विषय था उस पर कानून गवर्नर जनरल बनाता था, लेकिन जो मंत्रिमंडल था, जो विधायिका के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल निर्वाचित होती थी, उसके माध्यम से उनके मतलब सलाह से ये कानून बनाता था। तो ये भी सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था।
ये 1919 में हुआ था भाई, ये वाला जो व्यवस्था है ना ये 1919 में हुआ था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाए, 1909 में हुआ था सॉरी, यहाँ पर ये 1919 पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण होगा यहाँ पर, सॉरी हस्तांतरण, ये सही है यहाँ पर, 1 और 2 दोनों सही है, तो 1 और 3 सॉरी 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन सी। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ये है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है। कार्यपालिका यानी कि सरकार का चयन विधायिका में से होता है किस व्यवस्था में, हमारे देश में ऐसी ही व्यवस्था है, यह है संसदीय कार्यपालिका, ठीक है, ये है संसदीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका में विधायिका का निर्वाचन भी जनता करती है और कार्यपालिका का निर्वाचन भी जनता करती है, इसका एग्जाम्पल यूएस से। और संसदीय कार्यपालिका है ब्रिटेन और इंडिया, इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका में से ही निकलती है। 20 नंबर है, भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है। भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप संसदीय है, क्योंकि संसदीय का मतलब होता है कि संसद में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल की सरकार बनेगी, यानी कि ऑप्शन बी। भारत में संविधान के आधारभूत लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, मतलब हमारे संविधान के आधारभूत लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, ये होगा न्यायपालिका, ऑप्शन वी। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता स्वयं करती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा है, ये है अभिजन तंत्र होगा नहीं, धर्मतंत्र होगा नहीं, लोकतंत्र और राजतंत्र भी नहीं होगा, लोकतंत्र होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर, शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत मुख्यतः पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये पाया जाता है अमेरिका में, इसीलिए क्योंकि अमेरिका में कार्यपालिका का निर्वाचन भी जनता करती है, विधायिका का निर्वाचन भी जनता करती है, और न्यायपालिका तो पहले से ही अलग है, यानी कि तीनों जो वहाँ पर बॉडी है ना वो बिल्कुल अलग अलग हैं, पावर का पूरी तरह से सेपरेशन है। इंडिया में भी है पर इंडिया में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इंडिया में कार्यपालिका विधायिका में से ही निकलती है, यानी सरकार वही दल बनाता है जिसका संसद में बहुमत होता है, लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मतलब कहाँ से मिली है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये मिली है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है कि मतलब जब हमारा देश गुलाम था तो गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, तो ये हुआ था 1861 के माध्यम से, वो क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। यह कह रहा है कि 1935 की विशेषताओं में से कौन सा एक नहीं है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक हमें गलत करना है, मतलब एक गलत है उसको निकालना है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है, यानी कि ये गलत नहीं होगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, ये तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि अवशिष्ट विषय ना 1935 के माध्यम से अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ना कि प्रांतों को दिए गए थे, यानी कि ये प्रावधान गलत है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषता में से नहीं है, तो यही वाला नहीं होगा। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, अगले में फिर पढ़ेंगे।